क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का एक नया क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी 100% हो जाएगी। यहाँ पर आप लगभग हम 7 से 8 क्वेश्चन पेपर हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा के अपलोड करेंगे, जिनको आप अगर तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानो इससे बाहर आपका पेपर नहीं फंसेगा। तो यहाँ पर अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी यार दोस्तों को भी भेज दें ताकि वो भी एक अच्छी तैयारी कर लें। तो आप सभी लोग जानते हैं आप क्लास 10th में हैं, तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका पैटर्न था वो चेंज हो गया था। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न यहाँ पर आपके 20 MCQ आते हैं जो कि आपको अपनी OMR शीट पर भरने होते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है खंड आ में आपको 20 MCQ दिए जाएंगे जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर देने हैं। खंड बा में आपको 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं जिनमें प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। मतलब कि प्रश्न के सामने आपके अंक अंकित हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, अगर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपना टारगेट अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके MCQ कोई भी गलत ना हो। ये आपका टारगेट रहना चाहिए कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में अभी से ही कोई भी MCQ गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके MCQ सारे सही हो जाते हैं तो यकीन मानो जो कॉपी चेक कर रहा होता है उसके मन में एक अलग सी थीम बैठ जाती है। ये नहीं होता कि MCQ आपके साथ ही में चेक होती है, MCQ कॉपी के साथ बन के जाती है। तो आपका MCQ पक्का पूरा सही होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपकी जो नंबर मार्किंग है वो बढ़ जाती है। और यहाँ पर आपको हिंदी के पेपर में आप सभी लोगों को राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंग्लिश और हिंदी के ऐसे पेपर होते हैं जिनमें आप लोगों को राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। मीडियम लेवल की राइटिंग आपको सभी को लिखनी है। अब हम पेपर को स्टार्ट करते हैं, आपको पेपर के साथ साथ हम बताते जाएंगे आपको कैसे क्या हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को खंड आ मिलेगा जिसमें आपको पहला प्रश्न पूछा गया है, शुक्ल युग का नामकरण किस लेखक के नाम पर किया गया है। तो शुक्ल युग थे तो यहाँ पर किसके नाम पर किया है, अच्छा आप बताएंगे। मित्ता नामक पाठ किसने लिखी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इन्हीं के नाम के आधार पर शुक्ल युग का प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ग वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। तो यहाँ पर हमारे प्रमुख इतिहासकार हैं बाबू गुलाब राय। कौन है, बाबू गुलाब राय हैं, वो हमारे शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है शुल्कोत्तर युग के प्रमुख नाटककार कौन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार नहीं पूछे जाते हैं, पर यहाँ पर मैंने ऐसे क्वेश्चन रख दिए हैं ताकि यहाँ पर आपको एक बार आपको आदत सी लग जाए कि ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि शुल्कोत्तर युग के प्रमुख नाटककार हैं, तो प्रमुख नाटककार कौन है यहाँ पर हमारे धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कलम का सिपाही के लेखक कौन है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है, तो यहाँ पर हमारे होंगे अमृत राय जी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 रश्मि मानसा के लेखक कौन है। तो ये रचना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोगों को इसको अभी से तैयार कर लेना है कि रश्मि मानसा किसकी रचना है। ये हमारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आधुनिक मीरा किस कवित्री को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि तार सप्तक का काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। जो यहाँ पर हमारे तार सप्तक जो था उसका काव्य संग्रह का जो प्रकाशन किस साल किया गया था।
तो ये किया गया था 1943 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर का वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है भारतेंदु युग के कवि कौन हैं। तो भारतेंदु युग के कवि हमारे हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी, जो कि हमारे हैं वो भारतेंदु युग के कवि हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रीति काल के कवि नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कि रीति काल के कवि कौन नहीं है। तो बोधा भी हमारे रीति काल के कवि हैं, बिहारी भी हमारे रीति काल के कवि हैं, और यहाँ पर अब तो आपको पता चल ही गया होगा जयशंकर प्रसाद जी हमारे रीति काल के कवि नहीं है। ये किस काल के कवि हैं? कई लोग इसको कहते हैं छायावादी युग के कवि हैं, आप या फिर कह सकते हैं द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, द्विवेदी युग के या फिर छायावादी युग के कवि हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सुजान हित तथा वियोग बेली के रचयिता कौन है। तो ये यहाँ पर रचना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है, सुजान हित। तो इसके रचयिताकार कौन है? तो इसके हमारे रचयिताकार हैं ऑप्शन नंबर खा, जो कि है घनानंद जी। कौन है? घनानंद जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? यहाँ पर वीर रस का स्थायी भाव हमारा हो जाएगा उत्साह। क्या हो जाएगा? उत्साह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 रस के कितने अंग होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। रस के कितने अंग होते हैं? रस के हमारे बेसिकली 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हास किस रस का स्थायी भाव है। तो हास किस रस का स्थायी भाव है? हास रस का। तो ऑप्शन नंबर घ वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अनाथ शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अनाथ शब्द में उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के पहले लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? अनाथ। अनाथ आपको क्या बताना है? उपसर्ग। ठीक है, क्या बताना है? उपसर्ग। तो नाथ और ये आ जाएगा आ, तो आ यहाँ पर हमारा उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं। अभी आपको मैंने बताया है जो किसी शब्द के पहले लगते हैं उनको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें इस बात को। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय के बेसिकली 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। इसके बाद पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है। तो पढ़ाई में पढ़ प्लस आई। क्या हो जाएगा? पढ़ प्लस आई। तो यहाँ पर आई है वो हमारा प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप देखेंगे का वाला सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आता है। तो एच जो है प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आता है। तो जो कि हा वर्ड है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। ए ओ ए ये सारे वर्ड इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया नहीं आते हैं, तो हा केवल वर्ड है जो नहीं आता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है स्वागत में संधि विच्छेद क्या होगा। तो सु प्लस आगत। क्या हो जाएगा? सु प्लस आगत यहाँ पर हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है यद्यपि में कौन सी संधि होगी। तो यद्यपि में हमारी ईयर संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ईयर संधि। इसके बाद यहाँ से आपके वर्णात्मक प्रश्न आते हैं। तो आप अपनी कॉपी में खंड बार डालेंगे, बीच में लिख देंगे वर्णात्मक प्रश्न। इसके बाद कॉपी के बीच में लिखेंगे प्रश्न नंबर 21, और आपको हसिया में लिख देना है, हसिया बनाकर। फिर यहाँ पर आपको डाल देना है, हिंट डाल देना है। इसके बाद क्वेश्चन का जो डॉट डॉट करके आपको लास्ट वाली लाइन लिख देनी है। ठीक है, इसके बाद आपको उत्तर संख्या ए डालनी है, उसमें आपको पहले का उत्तर लिख देना है। पहले का उत्तर हो जाने के बाद आपको उत्तर संख्या बी डालनी है, वो लिखने के बाद आपको उत्तर संख्या सी डालनी है। तो आपको इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं काटेगा। तो आप सभी लोग पहले
पहले इस आपको गद्यांश को पढ़ना है, अब बताना है किस पाठ से। आपको पता होना चाहिए कौन सा गद्यांश किस पाठ से लिया गया। अगर आपने इतना कर लिया तो यकीन मानो आपके गद्यांश और पद्यांश में कोई नंबर नहीं काट पाएगा। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। 2 आते हैं, आपको कोई एक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप पता चल गया होगा, ये हमारा मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जो हमारे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, फिर आपका कोई डर भरम नहीं रहेगा। तो इसके बाद यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ तो काफ़ी आसान होता है। आप क्या लिखेंगे? उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपको इतना लिख देना, आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो यहाँ पर रेखांकित अंश हमारा पहली लाइन में था, तो आप यहाँ पर इतने के आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। आपको जो वर्ड यहाँ पर दिख रहा है, इसको आपको अपने शब्दों में व्यक्त कर देना होता है, वही आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। इतने बढ़िया शब्दों का प्रयोग करें ताकि जो कॉपी चेक कर रहा है वो भाव विभोर हो जाए और आपको अधिक से अधिक नंबर दे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। तो कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार पड़ता है, आप सभी लोग जानते हैं। अगर आप गलत कुसंग पर जाते हैं तो आपका पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो यहाँ पर आप गद्यांश पढ़ेंगे, उसके माध्यम से आपको यहाँ पर आंसर देना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है अथवा वाला, भी आप देखेंगे। अथवा वाला यहाँ पर कह रहा है अथवा में, तो अथवा वाला जब गद्यांश पढ़ेंगे आपको पता चलना चाहिए किस पाठ से लिया गया है। तो ये हमारा किस पाठ से लिया गया, ये भी हमारा मित्रता नामक ही पाठ से लिया गया, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र सिंह शुक्ल जी हैं। तो यहाँ पर संदर्भ तो वही रहेगा। तो यहाँ पर क्या रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। जहाँ जहाँ आपको रेखा दिख रही है उसको आपको अपने शब्दों में व्यक्त कर देना है, वही आपकी यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। इसके बाद बुराई की प्रकृति कैसी होती है। आप सभी लोग जानते हैं बुराई की प्रकृति कैसी होती है। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, बुरी बातें हमारी धारणा को बहुत दिनों तक टिकती हैं। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। आप पूछिए प्रकृति कैसी होती है। बुराई की प्रकृति एक अटल भाव धारण करके बैठती है। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद पद्यांश आता है। तो पद्यांश आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले वही काम करना है, सबसे पहले पता करना है किस पाठ से लिया गया है। तो ये हमारा किस पाठ से लिया गया है, ये हमारा पद नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता हमारे सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। बस आपको इतना लिख देना है। इसके बाद कह रहा है श्री कृष्ण को क्या भुलाए नहीं भूल रहा है। तो ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा जब आप लिखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है श्री कृष्ण को क्या भुलाए नहीं भूल रहा है। तो यहाँ पर आप जब पद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर इसका आंसर पता चल जाएगा। वैसे तो यहाँ पर साफ दिख रहा है श्री कृष्ण को यहाँ पर जब वहाँ पर सखियों के बीच में, तो यहाँ पर वन गोकुल जो उपवन है, सघन कुंज की छाई है, ये सब नहीं भूल रहा था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई का आशय क्या है। तो यहाँ पर देखो वृंदावन गोकुल वन, तो वृंदावन के जो गोकुल था, वन था, उपवन था, और सघन कुंज जो बहुत ही सघन छाई थी, तो यहाँ पर वो काफ़ी एक सुंदर प्रकृति का दृश्य बनाए रखती थी। तो वो कृष्ण जी को मन में लुभाया जाता था। वो बहुत ही प्रयास करते थे कि इन दृश्यों को भूल जाएं और एक नया जीवन स्टार्ट करें, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। तो यहीं पर आपको ऐसे वर्णन करना होगा। अथवा में देखेंगे आप पद्यांश को, तो यहाँ पर आपको सेम वही पता करना है किस पाठ से लिया गया है। तो ये हमारा किस पाठ से लिया गया है, वन पथ पर। किस पाठ से लिया गया है, वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता हमारे
तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी हैं। इसके बाद सेम वही क्वेश्चन है, आपको संदर्भ लिखना होता है, सेम वही लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। बस आपको इतना लिख देना है, आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बी वाला कह रहा है प्रस्तुत पद्यांश में किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये किस ग्रंथ से लिया गया? कवितावली से। किससे लिया गया है? कवितावली नामक पाठ ग्रंथ से लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है तिये की लाखी आतुरता पिए की अखियाँ आति चरु चली जल के च्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसको आपको यहाँ पर आशय स्पष्ट करना है। यहाँ पर ये लाइन दी गई है, आपको इसका अपने शब्दों में इसका अर्थ स्पष्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर संस्कृत के गद्यांश दिए जाएंगे, जिनको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा, फिर आप डालेंगे हेडिंग हिंदी में अनुवाद, तब आपको इसको हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न नंबर 23 डाल लेना। हिंट डालने के बाद पहले 2 शब्द लिखेंगे, लास्ट के 2 शब्द लिखेंगे, डॉट डॉट करके आपको ऐसे लिख देना है। अब आप डालेंगे संदर्भ। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से लिया। किससे लिया गया है? वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इतना करने के बाद आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद। अब आपको इसको हिंदी में अनुवाद कर देना है, ठीक है। इसी प्रकार आपको नीचे वाला अगर आपको ऊपर है तो आप 2 में से आपको एक करना है, जो आपको आसान लगे वो आप यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 दे रहा है आपको निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर 2 में से किसी एक का आपको संदर्भ भी लिखना है और आपको हिंदी में अनुवाद भी करना है। जो आपको आसान लगे आप वही करें। आपको ये दोनों के दोनों तैयार कर लें। ये आपके दोनों बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये आपके लिए दोनों जो पद्यांश है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको तैयार कर लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम आपको अर्धवार्षिक के साथ साथ आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी ध्यान रख रहे हैं। वही क्वेश्चन रख रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में आपको यहाँ पर निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय एवं उनकी एक रचना लिखनी है। आपको 3 कवि दिए जाएंगे, उनको आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। जो आपको जिस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस हो आप वही लिखें। इसी प्रकार पद में आपको जीवन परिचय लिखना है। आप किसी 3 कवि दिए जाएंगे, आपको किसी एक कवि पर आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो, ठीक है। जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो वही आपको लिख देना है। कई बार होता है बच्चे लिख देते हैं, पर आपको जब नहीं आ रहा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप ये वाला कर देंगे। बाई चांस हो सकता है कि जो कॉपी चेक कर रहा हो भूल जाए। वैसे ऐसा होता नहीं है, अगर आप लिख भी देंगे तो टीचर दयालु होगा तो आपको नंबर दे भी सकता है, वैसे वो काट ही देगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लिख देंगे तो कुछ ना कुछ तो नंबर दे ही देगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन 2 प्रश्नों का आपको संस्कृत में उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है वाराणसी कस्या केंद्र स्थली आप लिखेंगे वाराणसी विभिन्न धर्मा केंद्र स्थली अस्ति। इसके बाद कह रहा है वीरा केन पूजते, तो आप लिख देना वीरा भीड़ पूजते। तो ये 2 आज काफ़ी आसान थे, तो आप इनके उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको ये भी आते हैं तो अभी 2 केवल उत्तर देने हैं। जो आपको सबसे आसान लगे वही आपको उत्तर देने हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है अग्र पूजा खंड काव्य के नायक श्री कृष्ण का आपको एक विवरण देना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो निबंध आपको किसी एक ही विषय पर लिखना है। छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, पर्यावरण और मानव जीवन, स्वदेश प्रेम, जनसंख्या विस्फोटक। तो आपको जिस पर हम आपको निबंध वही बताएंगे लिखने को जिस पर आपको अधिक से अधिक हेडिंग आती है, वही वाला निबंध लिखें तो आपको नंबर सबसे ज़्यादा दिए जाएंगे।
बगैर हेडिंग आपको निबंध नहीं लिखना। हेडिंग का प्रयोग ज़रूर करें। कुछ भी लिखें, हेडिंग बनाएं तब लिखें, फिर एक हेडिंग बनाएं फिर लिखें, फिर हेडिंग बनाएं फिर लिखें। ऐसे लिखेंगे तो आपको यकीन मानो आपको 9 में से 7 या 8 नंबर 100% मिल जाएंगे। बगैर हेडिंग के लिखेंगे तो कोई नंबर आपको 4 या 5 नंबर से अधिक नहीं देगा। हम आपको जब आपके बोर्ड परीक्षा आ जाएगी नज़दीक, तो यहाँ पर आपको हम बताएंगे आपको निबंध कैसे लिखना है, ताकि आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे। तो आप वीडियो पर अगर नए हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करेंगे। आपको पेपर से पहले, आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आप सभी लोगों को हम निबंध लिखना बता देंगे कि आपको कैसे लिखना है, ताकि आपको जो कॉपी चेक कर रहा है पूरे मार्क्स दे दे। यहाँ पर आज का हमारा हिंदी का पेपर था क्लास 10th के लिए अर्धवार्षिक का। नेक्स्ट आपको अर्धवार्षिक का पेपर एक और मिल जाएगा, उसको भी तैयार कर लेंगे तो आपकी तैयारी बेहतरीन लेवल की हो जाएगी। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।